नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स का जो 18 दिसंबर को पेपर हुआ था उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके बीच में हमने 91 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके हैं, जिसके बीच में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू -2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज से सवाल पूछा गया था। एज यूजुअल बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, हम लोग एज यूजुअल इसको बच्चों को पढ़ाते हैं, 12th वाले बच्चों को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई भी फंक्शन कब होता है, किसी भी इंटरवल में अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, दैट मींस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। फंक्शन हम लोगों को गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। उसके लिए हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया। जैसे आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यू आर गेटिंग इट टू बी -16x स्क्वायर, दिस विल बी -18x माइनस का 12, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यहां से -6 कॉमन आ रहा है, सो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 दिस विल बी 0। हमने यहां से x को कॉमन निकाला, बीच में आएगा x प्लस का 2, 1 को कॉमन निकाला तो बीच में हमारे पास आएगा x प्लस का 2। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 6, दिस विल बी x प्लस का 2, x प्लस का 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x प्लस 2 दिस विल बी 0 एंड x प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकल के आया -2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को मालूम है प्रोसीजर क्या है। हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -2 दिस विल बी -1, इसके इधर प्लस इंफिनिटी और इसके इधर माइनस इंफिनिटी। तो हम लोगों को 3 इंटरवल मिल गया, -इंफिनिटी से -2, -2 से -1 और -1 से लेके इंफिनिटी। इस वाले इंटरवल में हम लोगों को फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो सर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने बिल्कुल ताजा ताजा निकाला था, यहां पे दिस विल बी माइनस का 6 x प्लस का 1, दिस विल बी x प्लस 2। इसका साइन हम लोगों को चेक करना है। अगर आपको साइंस की मालूम है तो हम लोगों को मालूम है कि अगर ये इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जब इसके सामने नेगेटिव लगा है तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जिन लोगों को साइंस किंग के बारे में मालूम है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे -1 से इंफिनिटी में आपको मालूम है 0 आता है, आप 0 लगा के देख लो। जैसे हम लोग इसके बीच में 0 पुट करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस विल बी -12। कहने का मतलब यहां क्या आएगा, यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। उसके बाद आपसे क्या कहता है, -2 से -1, माइनस का 1.5। तो जैसे आप इसके बीच में माइनस का 1.5 पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस विल बी -1.5 प्लस 2, इसको लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 0.5, दिस विल बी 0.5। हमारा इंटरेस्ट वैल्यू में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यू आर गेटिंग इट टू बी पॉजिटिव। तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब यहां जाइए, -इंफिनिटी से -2 में कोई भी नंबर सोच के डाल दीजिए। मान लो मैंने -4 डाल दिया, अगर आप इसमें -4 पुट करेंगे, माइनस का 6 -4 प्लस 1, दिस विल बी -4 प्लस 2। तो यहां से क्या आएगा, नेगेटिव, यहां से भी नेगेटिव और यहां से भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां तो पॉजिटिव आ रहा था और यहां क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा एक तो इस वाले इंटरवल में आ रहा है ना, और एक इस वाले इंटरवल में आ रहा है। ऑप्शंस को देख सकते हैं आप, अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहां आ रहा है, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से लेकर इंफिनिटी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल था।
मैंने आपको लिख के दिखाया इसलिए मुझे इतना समय लग गया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 है, दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द मेंसुरेशन। क्लास 10th में आता है, हम लोग बहुत इसको क्लास में पढ़ाते हैं। क्या कहता है, a right circular cone of height 24 centimeter and the radius of the base is 6 centimeter is made up of molding a clay a child reshapes in the form of a sphere then the radius of the sphere is। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इस राइट सर्कुलर कोन का जो हाइट हमारे पास है दैट इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये क्ले से बना हुआ है, एक बच्चे ने इस क्ले को रीशेप किया और रीशेप करके एक स्फीयर बना दिया। उस स्फीयर की रेडियस हमें मालूम नहीं है, वो रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसने इसको क्या किया, उसने इसको रीशेप कर दिया। आपको मालूम है रीकास्ट करने से, रीशेप करने से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो कहने का मतलब है जो इसका वॉल्यूम था और इसका वॉल्यूम था वो सेम रहेगा, है ना। क्ले से जब हम लोग एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम। तो कोन का वॉल्यूम सबको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा बनेगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। आर का वैल्यू मेरे पास है 6 का स्क्वायर, एच का वैल्यू मेरे पास कितना है 24, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 आर। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस विल बी आर क्यूब। 6 स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग इट टू बी 6 क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो जब हम यहां से देखेंगे तो स्फीयर का जो रेडियस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, विद इन 30 सेकेंड्स होने वाला सवाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 103 था दैट वाज बेस्ड अपॉन द पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर आपने पहले कर रखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। इफ u इज इक्वल टू f इज u इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x by y, y by z, z by x, then x into curly u by curly x plus y into curly u by curly y plus z into curly u by curly z। इसका आंसर किसके बराबर आएगा। ठीक है, आपको मालूम है जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे उस समय में y और z कांस्टेंट होंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z कांस्टेंट होंगे, एंड जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x और y कांस्टेंट होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। मैंने क्या किया, मैंने x by y को t1 लेट कर लिया, y by z को t2 लेट कर लिया और z by x को हमने t3 लेट कर लिया। कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं u इज द फंक्शन ऑफ f of t1, f of t2 एंड f of t3। जैसे हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले फंक्शन किसके विद रिस्पेक्ट होगा, t1 के। जिस इसके बीच में देखो x किसके बीच में आ रहा है, एक तो t1 में आ रहा है और एक t3 में आ रहा है। t2 का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 होगा, तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा करली f बाय करली t1, करली f बाय करली t1, फिर करली t1 बाय करली x। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 होगा। इसको हमने लिखा करली f बाय करली t3, फिर करली t3 बाय करली x। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से, देखिए क्या आएगा, करली f1 बाय करली t1। जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करेंगे, y कांस्टेंट है तो 1 बाय y बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव कितना है, 1 है। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो z कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 बाय x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं करली f बाय करली t3 माइनस का 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, मुझे आंसर में क्या चाहिए, x मल्टीप्लाई करली u बाय करली x। तो मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, x बाय y करली f डिवाइड बाय करली t1, और जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये हमारे पास क्या आएगा,
दिस विल बी, इसके ऊपर भी तो था ना, इसके ऊपर क्या था, जेड था, सो दिस विल बी माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, माइनस का z बाई एक्स करली f बाई करली t3, दिस विल बी 1। जिस तरीके से हमने x से पार्शियल डेरिवेटिव किया इसी तरीके से हम y से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, करली f बाई करली y। तो हम इसको लिख सकते हैं, y किसमें आ रहा है, एक तो t1 में है और एक t2 में, तो आप इसको लिखोगे करली f बाई करली t1, फिर करली t1 बाई करली y प्लस में करली f डिवाइड बाय क्या, सॉरी करली f ऑफ करली t2 और करली t2 डिवाइड में क्या आएगा, करली y। z वाले का तो t3 का तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो y है ही नहीं, तो सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। चलिए करली f डिवाइड बाय करली t1, हमने इसको देखा करली t1 बाय y, जैसे आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, x कांस्टेंट है, 1 बाय y का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 बाय y स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस x बाय y स्क्वायर। इसको मैंने लिखा करली f बाय करली t2, जब हम लोग सेकंड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 बाय z बाहर और y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। इस एक्सप्रेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस एक्सप्रेशन को मेरे को y से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी y करली f बाय करली y। इसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y स्क्वायर कट जाएगा, दिस विल बी माइनस x बाय y करली f बाय करली t1। इसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे, सो दिस विल बी y बाय z। इसको हमने लिखा करली f बाय करली t2, दिस विल बी थर्ड वन। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो जैसे हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना स्टार्ट किया तो हम लोगों को मिलेगा करली f बाय, सॉरी करली u बाय, हाँ यहां पे आएगा करली u बाय करली y, और यहां पे भी क्या आएगा, करली u बाय करली y, यहां पे करली u बाय करली z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, तो z किसमें नहीं है, t1 में तो है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, करली f बाय करली t2, करली t2 बाय करली z। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी करली f बाय करली t3 और करली t3 बाय करली z, ऐसा आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, करली f बाय करली t2, करली t2 बाय करली z करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस y बाय z का होल स्क्वायर, और लास्ट वाले में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, करली f बाय करली t3, और हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू z के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय x आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको z से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोग इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, z से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, z करली u बाय करली z, दिस विल बी माइनस y बाय z करली f बाय करली t2। इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी z बाय x करली f बाय करली t3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, तीनों को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, 1 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, सो दिस विल बी x इनटू करली u बाय करली x, y इनटू करली u बाय करली y प्लस का z इनटू करली u बाय करली z। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस विल बी x बाय y करली f बाय करली t1, इसको लिखिए माइनस का z बाय x करली f बाय करली t3। आगे देखिए नेक्स्ट में हमारे पास सेकंड में क्या है, माइनस एक्स बाय वाई करली एफ बाय करली t1 प्लस में y बाय जेड करली एफ बाय करली t2, और इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का y बाय जेड करली एफ बाय करली t2 और प्लस में z बाय x करली एफ बाय करली t3। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये माइनस का ये प्लस का, ऐसे ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी माइनस का ये प्लस का, सारा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर आंसर कितना आया, 0 के बराबर है। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन को देखने से पता लगेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 104 था दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द ग्रुप थ्योरी। आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप G गिवन टू बी 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 2 4 6 8। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज, दो चीजें हमें जरूरत है। सबसे पहली चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट किसे बोलते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जब भी हम उसको A के साथ ऑपरेट करें या A को उसके साथ ऑपरेट करें आपका आंसर हमेशा A आना चाहिए, देन E इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी। दूसरी चीज,
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, जिसके ऊपर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या बोलता है, सबसे पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। अब हम इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 को चेक किया, मैं चेक करता हूं क्या 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने 2 लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको 10 से डिवाइड किया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसका मतलब ये तो 2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब 2 तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। फिर हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 लिया, 4 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकाला किसके साथ, 10 के साथ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, अगेन यू आर गेटिंग रिमाइंडर टू बी 8, जो कि 4 के बराबर नहीं है, इसलिए 4 भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब 6 की बात करते हैं। देखिए मैंने 6 लिया, 6 को 2 के साथ ऑपरेट किया, जैसे मैं 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 12 मिलेगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। तो इसका मतलब जब मैंने 6 को 2 के साथ ऑपरेट किया तो आंसर मेरा 2 आ गया। पहली बात तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने 6 को 4 के साथ ऑपरेट किया, जैसे आप 6 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे क्या आएगा, 24, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, अगेन यू आर गेटिंग इट टू बी 4, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, 6 को ऑपरेट किया किसके साथ, 6 के साथ। जब मैं 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा 36 आएगा, 36 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर विल बी 6, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक लास्ट रह गया है, मैंने 6 को ऑपरेट किया किसके साथ, 6 को ऑपरेट किया 8 के साथ, तो कितना बना 48। 48 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, अगेन यू आर गेटिंग योर रिमाइंडर टू बी 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर मैं a का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ लूं तो आपका आंसर हमेशा कितना आता है, a आता है। किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। g वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब भी हम उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ करते हैं तो उसका आंसर वापस a आता है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 105 है दैट वाज फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आपसे कहते हैं इन ट्रायंगल एबीसी द एंगल्स एबीसी आर इन एपी। कोई भी 3 एंगल्स एबीसी एपी में है, बी रेशियो सी, दिस इज गिवन टू बी √3 रेशियो √2। यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आपको अच्छे से मालूम है अगर कोई भी 3 एंगल एपी में है, इसका मतलब दिस विल बी a माइनस डी, दिस विल बी a एंड दिस विल बी a प्लस डी। कोई भी 3 टर्म्स एपी में हम लोग इस तरीके से लेते हैं। 3 एंगल्स का अगर सम देखा जाए तो मुझे मालूम है 180 डिग्री के बराबर आता है, तो d से d कैंसिल हो गया, दिस 3a, दिस विल बी 180 डिग्री, सो a विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम यहां से देख सकते हैं कि सर जो b मेरे पास आएगा वो 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है जी। अब मुझे गिवन है b बाय c, दिस इज गिवन टू बी √3 बाय √2। उसके बाद आप लोगों ने साइन फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा, a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c, ये हमेशा इक्वल होता है। मैंने इसको कांस्टेंट k के बराबर मान लिया, तो अब आप यहां से b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं देखूं तो b का वैल्यू आएगा k साइन b और c का वैल्यू मेरे पास आएगा k साइन c। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बी k साइन b, इसको मैंने लिखा दिस विल बी k साइन c इक्वल टू √3 डिवाइड में √2, ऐसा बन जाएगा। k से k कैंसिल हो गया, b का वैल्यू मुझे मालूम है, c मैं निकाल लूं यहां से। जब आप इसको लिखेंगे b की जगह पे 60, यह आएगा √2 बाय √3 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन c आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू हमें मालूम है, दिस विल बी √3 बाय 2 मल्टीप्लाई कितना बनेगा, √2 बाय √3, दिस विल बी इक्वल टू साइन c। √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 1 बाय √2। तो हम यहां से देख सकते हैं साइन c 1 बाय √2,
तो 1/√2 आपको वैल्यू मालूम है कहां होती है, 45 डिग्री पे होती है। अब मुझसे पूछा गया था, ए पूछा था, तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 है, बी का वैल्यू 60 है, सी का वैल्यू हमने 45 निकाला है। सो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 डिग्री में से 105 डिग्री को माइनस करेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है जी, तो जो एंगल ए होगा वो 75 डिग्री के बराबर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टिपिकल भी लगा सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन हो जाता है। ऑन द स्पॉट एकदम से सोच के इस तरह के सवाल थोड़े से कम होते हैं, तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि 48 से 50 क्वेश्चंस तक आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 106 था दैट वाज बेस्ड अपॉन बीटा एंड गामा फंक्शन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी रूट एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब डीएक्स, इसका इंटीग्रल हमें बताने क्या आएगा, दैट विल बी रूट पाई बाय 3, रूट पाई बाय 2, रूट पाई एंड 0। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को 3-4 रिजल्ट चाहिए। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा ऑफ एम एन, दिस इज डिफाइंड टू बी 0 to 1 x रेज़ टू पावर m minus 1, 1 minus x रेज़ टू पावर n minus 1 into dx। गामा ऑफ n 0 to infinity e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n minus 1 into dx। और ये वाला रिजल्ट तो एज इट इज पिछली बार के स्टेट के पेपर में पूछा भी गया था। बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ एन डिवाइड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गामा ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू रूट पाई। ये रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे होगा, क्योंकि जब मैं उसका आंसर निकालूंगा तो उसके बीच में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करना है। ये वाला रिजल्ट हमारे पास है, मुझे गामा ऑफ 1/2 चाहिए, तो मैंने आपसे क्या बोला, पूरे एक्सप्रेशन में m और n दोनों को 1/2 पुट कर दो। तो जैसे आप इसको 1/2 पुट करेंगे, दिस विल बी बीटा ऑफ 1/2, दिस विल बी इक्वल टू गामा ऑफ 1/2, दिस विल बी गामा ऑफ 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/2 है ना गामा। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, दिस विल बी बीटा ऑफ 1/2, दिस विल बी गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। और मुझे अच्छे से मालूम है जो गामा ऑफ 1 होता है, गामा ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब अगर मैं यहां से गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ऑफ 1/2। इसका मतलब मुझे बीटा ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, बीटा ऑफ 1/2। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m minus 1। So this will be x raised to power 1/2 minus 1 और 1 minus x raised to power 1/2 minus 1 into dx। ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेके 1, इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये रूट x बनेगा, इसको भी नीचे लेके आऊंगा, दिस विल बी 1 minus x into dx। ऐसा बन जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है और इस तरह का इंटीग्रल मुझे मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे आप इसको पुट करेंगे, dx विल बी 2 साइन थीटा कोस थीटा और क्या आएगा डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा, अगर x का वैल्यू 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा 0 होने का मतलब साइन थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अगर मैंने x को 1 रख दिया तो साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 होने का मतलब क्या है π/2। इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 to π/2। ऊपर मैंने लिखा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे पुट करूंगा ये साइन थीटा बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस थीटा होता है। सो दिस विल बी साइन थीटा कोस थीटा। इस एक्सप्रेशन से कट गया, मेरे पास क्या आ गया 2 और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to π/2, so this will be 2 times π/2 minus 0। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि गामा ऑफ 1/2, तो मुझे मालूम है गामा ऑफ 1/2 दिस विल बी इक्वल टू रूट पाई। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन 0 to infinity रूट एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने
एक्स क्यूब को टी पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस एक्स क्यूब तो वर्क करेगा नहीं, ई रेस टू पावर तो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए जी, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया t रेस टू पावर 1/3, डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी dx 1/3 t रेस टू पावर 1/3 माइनस 1, सो दिस विल बी 1/3 t रेस टू पावर माइनस 2/3। इसको पुट कीजिए, अगर मैं x की जहां पे 0 डालूंगा तो t का वैल्यू 0, और अगर x की जहां पे इंफिनिटी डालूंगा तो इंफिनिटी का क्यूब कितना होगा, इंफिनिटी होगा, सो दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी x रेस टू पावर 1/2, x की वैल्यू कितनी है, t रेस टू पावर 1/3 होल रेस टू पावर 1/2, दिस विल बी e रेस टू पावर माइनस t, इसको पुट किया 1/3 t रेस टू पावर माइनस 2/3 और साथ में क्या होगा dt, तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन, दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी, इसको मैं लिखूंगा तो e रेस टू पावर माइनस t रेस टू पावर कितना बनेगा 1/6, यहां से क्या आएगा माइनस का 2/3 साथ में dt, और 1/3 को हमने बाहर निकाल लिया। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन, दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी e रेस टू पावर माइनस t, दिस विल बी 1/3, और ये हमारे पास क्या होगा t रेस टू पावर माइनस 3/6 बनेगा, है ना, और माइनस 3/6 कितना होता है, माइनस 3/6 हमारे पास माइनस का 1/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, दिस विल बी 1 माइनस 4/6 माइनस 3/6, तो माइनस 3/6 का मतलब क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आएगा i, दिस विल बी 1/3, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से इंफिनिटी e रेस टू पावर माइनस t, और इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2 माइनस 1 साथ में dt, ताकि मैं इसको n-1 के एक्सप्रेशन में लिख दूं, 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, इसका मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो n की जगह पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी 1/3 गामा ऑफ 1/2, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करके दिखाया गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल है, रूट पाई के, तो इसमें पुट कर दो, सो दिस विल बी रूट पाई बाई 3, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी कर रखा है, बीटा गामा फंक्शन पहले कर रखा है तभी आपसे होगा, अन्यथा तो टाइम खराब करने वाली बात है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज 107 बेस्ड अपॉन द रैंक फ्रॉम द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, काफी फेमस क्वेश्चन है, एलिमेंट्स की बुक में सोल्ड एग्जांपल है, जो लोग रेगुलरली टीच कर रहे हैं उन लोगों को तो करके भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आपसे क्या कहता है, द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, if these words are written in a dictionary then what will be the 50th word, इसमें से 50th word क्या होगा, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे, AAGIN, इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, 1 2 3 4, आप देख रहे हो बाकी जो 4 बचे वो सारे के सारे अलग अलग हैं, तो 4 लेटर्स 4 जगह पे कितने तरीकों से अरेंज होंगे, 4p4 से, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं इन लेटर्स का इस्तेमाल करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, 1 2 3 4, फिर से हमारे पास 4 प्लेस है, लेकिन उसके बीच में जो ए वाला लेटर है ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हमने आपको सिखा रखा है, आपको पता भी है कि 4 लेटर्स को 4 जगह पे 4p4 तरीकों से, और जितनी बार रिपीट करता है उतना फैक्टोरियल नीचे लगा देते हैं, सो दिस विल बी 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आई से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, अगेन 4 प्लेसेस, जो ए वाला लेटर है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी अगेन इक्वल टू 12। तो ए वाले सारे वर्ड मिल गए, जी वाले सारे वर्ड मिल गए, आई वाले सारे मिल गए। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, एन वाले में, तो मैंने एन से स्टार्ट किया, जो हमें चाहिए है, आंसर को देखिए, आंसर में सारे एन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसका हमारा इंटरेस्ट एन में ही है, तो सबसे पहली चीज
सबसे पहला लेटर क्या आएगा डिक्शनरी में, ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ए आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले कौन आता है, जी, उसके बाद कौन है, आई। तो पहला बनेगा जी आई, और उससे नेक्स्ट क्या बनेगा, उससे नेक्स्ट बनेगा एन ए आई जी। तो ये वाला वर्ड कौन सा है, फर्स्ट है, ये वाला एक है। अब देख लो इसका रैंकिंग क्या है, 24 12 36 36 और 12 कितना आएगा, 48 48 और 1 कितना आएगा, 49 49 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 50। इसका मतलब जब मैं इनके लेटर्स को अरेंज करके जो वर्ड्स बनाऊंगा और उनको डिक्शनरी में अरेंज करूंगा, उस समय में जो 50th नंबर पे जो मेरे पास वर्ड लिखा होगा दैट विल बी NAAIJ। ठीक है, NAAIG। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको ध्यान से देखने में पता लगता है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मुश्किल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 108 था वो थोड़ा सा एक टिपिकल टाइप का सवाल है। रिजल्ट मालूम होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में आता है ये सवाल। द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व r is equal to a into 1 minus cos theta is theta 2 theta theta by 2 and 3 theta by 2। इसका काफी बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल मैं आपको नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूं। आपसे कहते हैं अगर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में फाई एंगल है तो टेंजेंट फाई दिस इज ऑलवेज इक्वल टू r into d theta by dr। ठीक है जी, ये रिजल्ट है, हम लोग इसको यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं फटाफट से। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी टेंजेंट फाई। हमने क्या किया, r का वैल्यू लगाया। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1 माइनस कोस थीटा। यहां क्या लिखा है, d थीटा बाय dr। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने dr बाय d थीटा निकाला। कितना आएगा, a बाहर 1 का 0, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, दिस विल बी a साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं d थीटा बाय dr निकालूंगा दिस विल बी 1 बाय a साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे हमने इसका वैल्यू पुट किया दिस विल बी a साइन थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज टेंजेंट फाई, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड में साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल। सो टेंजेंट फाई दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, जो टेंजेंट फाई हमारे पास है वो टेंजेंट थीटा बाय 2 के बराबर है। बहुत फेमस रिजल्ट है, 1 माइनस कोस एम थीटा 2 साइन स्क्वायर एम थीटा बाय 2 और साइन एम थीटा 2 साइन एम थीटा बाय 2 कोस एम थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल हो गया, तो हम यहां से देख सकते हैं फाई दिस विल बी इक्वल टू थीटा बाय 2। ठीक है, जो फाई हमारे पास होगा वो थीटा बाय 2 के बराबर होगा। इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर दैट इज गिवन टू बी थीटा बाय 2। ठीक है जी, तो थोड़ा सा टिपिकल बेस्ड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट आता है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा ये सवाल पेपर में नहीं होने वाला। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 हम लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 109 था दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द डिफरेंशिएशन। 2016 में जो एस्टेट का पेपर कैंसिल हुआ था वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी किया गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x e raised to power x by y is equal to y plus sin square x। इसका dy by dx 0 पर कितना होगा। ठीक है जी, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको दिख रहा है 2x के फंक्शन है, x एज इट इज, e raised to power xy था, e raised to power xy, xy में प्रोडक्ट 2 लगेगा, x एज इट इज, y का dy by dx प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। फिर क्या होगा, प्लस e raised to power xy एज इट इज, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, y का डेरिवेटिव किया dy by dx, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे 2 sin x और sin x का दोबारा से करेंगे तो cos x। अगर आप यहां से dy by dx को सेपरेट करने लग जाओगे तो बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ट्रिक यही है, आप डायरेक्टली x के यहां 0 डाल दो। जैसे मैं x के यहां पे 0 डालूंगा दिस विल बी 0 e रेज़ टू पावर 0y, दिस विल बी 0 dy by dx प्लस का y। यहां पे x के यहां पे 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई y,
दिस विल बी dy बाई dx प्लस में 2 साइन 0 cos 0। अब आपको अच्छे से मालूम है जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो ये सारा का सारा रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। e रेज़ टू पावर 0 देखेंगे तो 1 के बराबर है। साइन 0 0 होता है, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते आंसर क्या आता है, 0। तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमारे पास dy बाई dx था, dy बाई dx हमारे पास 1 के बराबर आएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। विद इन 1 मिनट होने वाला सवाल है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहां से dy बाई dx को सेपरेट करने लग जाएंगे तो हो सकता है समय खराब हो जाए, अन्यथा यह सवाल बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों से क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 110 था दैट वाज रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस स्टेट। अगर आप लास्ट ईयर का स्टेट का पेपर देखेंगे उसके बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप्स हैव हाउ मेनी जनरेटर्स। इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होते हैं, तो उसके बीच में हमने आपको प्रूव करके दिखाया था A और A इनवर्स बोथ आर द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। यहां भी वही चीज है, आपसे कहते हैं जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है जी, तो Z के अंदर आपको मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, सॉरी अगर हम इसका ये देखें, क्या देखें, जनरेटर, तो जनरेटर एलिमेंट कौन है, 2 है, 1 और -1 है ना, 1 और -1। अगर मैं इसको लिख के देखना चाहूं तो लिख के कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, दिस विल बी -1 इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय a वेयर a बिलोंग्स टू z। z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम इसको देखते हैं तो ये लिख सकते हैं -a सच दैट a बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है आपका हमेशा वही सेट मिलेगा, पूरा का पूरा इंटीजर्स का। इसका मतलब मैं हर एलिमेंट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को -1 से जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 1 होगा तो 1 को भी हम लिख सकते हैं, दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई a वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस विल बी इक्वल टू a सच दैट a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या है, ये भी तो पूरा का पूरा सेट क्या है, इंटीजर्स का है। इसका मतलब जो इंटीजर्स का सेट है विद रिस्पेक्ट टू प्लस के हम सारे एलिमेंट्स को 1 से जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम सारे एलिमेंट्स को -1 के साथ क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप के अंदर 2 ही जनरेटर होंगे, एक तो 1 और एक -1 विद रिस्पेक्ट टू किससे, z के। तो ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, जैसे 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1, 3 है 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 1 + 1, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो 1 है वो क्या है, जनरेटर है। इसी तरीके से हम हर एक को -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेड कलर का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की बढ़िया से बढ़िया वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।